गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आज हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। न्यू फ्रेंड से मिलेंगे। आपके दोस्त का नाम लिखिए, एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट। When a person एक बार जो ये स्क्रीन ऊपर चली गई तो वापस नहीं आएगी आज। अगर एक बार मैंने ये स्क्रीन ऊपर कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगी। When a person owing several amounts on different dates desire to settle, the amount on a single date, such that there is neither loss of interest or gain of interest to any party. Such date is called average due date. Average means weighted average. Due date means date of final payment. एवरेज मतलब हम सिंपल एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज की बात कर रहे हैं। और ड्यू डेट का मतलब है डेट ऑफ फाइनल पेमेंट्स। बताइए, एक डेटर के साथ क्या ऐसा हो सकता है कि वो पूरे साल में हमसे डिफरेंट टाइम पे सामान खरीदे, हमेशा ऑन क्रेडिट खरीदे, और हर बार की जो डेट ऑफ फाइनल पेमेंट हो वो अलग अलग हो? ऐसा हो सकता है ना? मान लो हम लोग क्रेडिट देते हैं 2 मंथ्स का, ये हमारा टाइम पीरियड है। हम हमेशा आपको बोलते हैं कि 2 महीने के बाद आपने पेमेंट करनी है। अब जैसे कल हमने ट्रांजैक्शन देखी थी नरेश जी और निखिल के बीच में, तो नरेश जी निखिल से बाय कर रहे थे क्या? ब्रेड और बंस के पैकेट। तो क्या नरेश जी को रेगुलरली ख़रीदना होगा पूरे साल? यस, पूरे साल रेगुलरली ख़रीदेंगे। जनवरी में ख़रीदा, उसकी ड्यू डेट मार्च। फेब में ख़रीदा अप्रैल, मार्च में ख़रीदा मई। क्योंकि आप जब भी ख़रीदोगे हम आपको 2 महीने का जो है क्रेडिट देंगे।
ऐसे ऐसे करते करते एक पर्सन के साथ अब हमारी बहुत ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं और अलग अलग डेट्स आ रही हैं। तो वो डेटर कह रहा है हमें कि देखो ऐसा करते हैं, अब ये अकाउंट जो है ना सेटल कर लेते हैं। टोटल पेमेंट मैंने तुम्हें कितनी देनी है? हमने कहा 15,000। उसने कहा देखो अलग अलग डेट छोड़ो, एक दिन हम ये सेटलमेंट कर लेते हैं, मैं तुम्हें पूरे 15,000 दे देता हूँ। अब जैसे ये कहेगा कि मैं एक दिन तुम्हें पेमेंट दे देता हूँ, तो पेमेंट लेने वाले को लगेगा कि मेरा तो इंटरेस्ट का नुकसान हो गया। इसने पेमेंट जिस दिन देनी थी अगर मैं उस दिन ना लूँ, ये लेट देता तो ये मुझे इंटरेस्ट के साथ देता। हाँ, लेकिन अगर ये जल्दी देता तो मुझे डिस्काउंट इसको देना पड़ता। अब ये तो कह रहा है कि सारी चीज़ें छोड़ो, मैं एक ही दिन तुम्हें पेमेंट कर देता हूँ, तो ऐसे तो मेरा इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा। तो हमें एक ऐसी डेट निकालनी है जहाँ पे इंटरेस्ट का ना तो किसी को फ़ायदा हो ना तो किसी को नुकसान हो, और ये एक ही डेट आएगी, दो नहीं आएंगी, एक ही डेट आएगी। सिर्फ अगर आप लोग इस दिन अकाउंट्स को सेटल करते हो तो किसी को ना तो इंटरेस्ट का फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। तो बेस्ट है आप इसी दिन अकाउंट्स को क्या करो, सेटल कर दो। और उस डेट को हमने क्या कह दिया? एवरेज ड्यू डेट। अब पहले तो देखो ये डेट हम निकालते कैसे हैं। तो हम आपकी बुक में से ही क्वेश्चन लेते हैं, आप अपनी बुक साथ में निकाल लो। पेज नंबर 209 पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 40। The following are the amounts due on different dates between the same party. Same party. Suppose शिनचैन से पैसे लेने हैं हमें। शिनचैन से पैसे लेने हैं, बहुत मुश्किल है उससे पैसे लेना। अब कैसे कैसे पैसे लेने हैं? 500 रुपये हमें लेने हैं 3 जुलाई को, 800 रुपये हमने लेने हैं 2 अगस्त को, 1000 रुपये हमें लेने हैं 11 सितंबर को। शिनचैन क्या कह रहा है? सजेस्ट अ डेट ऑन विच ऑल द बिल्स में बी पेड। बिल रिसीवेबल लगा हुआ है यहाँ तीनों डेट्स पे, सारे बिल्स हम पे कर दें विदाउट एनी लॉस ऑफ इंटरेस्ट टू ईदर पार्टी। ना तो हमें कोई इंटरेस्ट का नुकसान हो ना शिनचैन को नुकसान हो, ना हमें कोई इंटरेस्ट का फ़ायदा हो ना ही शिनचैन को फ़ायदा हो। तो ड्यू डेट्स मतलब डेट ऑफ फाइनल पेमेंट, वो तो क्या क्या हैं? 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर। नॉर्मली अगर 3 जुलाई के बाद पेमेंट करोगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2 अगस्त के बाद पेमेंट करोगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 11 सितंबर के बाद पेमेंट करोगे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 11 सितंबर से जल्दी पेमेंट करोगे डिस्काउंट मिलेगा, 2 अगस्त से जल्दी पेमेंट करोगे डिस्काउंट मिलेगा। तो हम एक ऐसी डेट निकालेंगे जिस दिन हम ये टोटल अमाउंट 500, 800 और 1000, 2300 रुपये की पेमेंट शिनचैन हमें कर दे। हम भी बड़े खुश हैं और शिनचैन भी बड़ा खुश है कि अकाउंट सेटल हो गया। तो चलो निकालते हैं ये डेट जिसका नाम क्या था? एवरेज ड्यू डेट। तो क्वेश्चन नंबर 40, सबसे पहले हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। इस चैप्टर में अकाउंटिंग नहीं है, मैथ्स है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। हम बनाएंगे 4 कॉलम। अच्छा कॉलम, लेकिन मैम फिर भी बनेंगे। हाँ,
अकाउंट्स नहीं है लेकिन फिर भी स्टेटमेंट बना रहे हैं 4 कॉलम के साथ। पहला कॉलम होगा ड्यू डेट का, तो ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। दूसरा कॉलम होगा अमाउंट का, कॉलम सारे छोटे छोटे हैं। तीसरा कॉलम होगा नंबर ऑफ डेज़ का और चौथा होगा प्रोडक्ट। पहला कॉलम ड्यू डेट, दूसरा कॉलम अमाउंट, तीसरे कॉलम की हेडिंग है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट। लास्ट कॉलम है प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लिख लेते हैं शिनचैन से किस किस दिन कितने कितने पैसे लेने हैं। सबसे पहले 3 जुलाई शिनचैन से लेने हैं 500। उसके बाद 2 अगस्त 800 रुपीज़ लेने हैं। फिर 11 सितंबर 1000। अब सबसे पहले हमें सेलेक्ट करनी है बेस डेट। एक डेट हम जिसको नाम दे रहे हैं बेस डेट। हमारे पास जितनी भी ड्यू डेट्स हैं हम उनमें से किसी भी डेट को, अपनी मर्ज़ी की किसी भी डेट को क्या मान सकते हैं, बेस डेट। तो हम इस एक क्वेश्चन में 3 जुलाई को मानेंगे बेस डेट। वैसे तो देखो हम किसी भी डेट को मान सकते हैं बेस डेट, लेकिन कैलकुलेशन आसान रहती है अगर आप अर्लीस्ट डेट को क्या मान लो, बेस डेट। वो धीरे धीरे आप देखोगे कैसे। तो वैसे तो हमारी चॉइस है किसी भी डेट को बेस डेट मान लो, लेकिन आसानी कब रहेगी, जब हम अर्लीस्ट डेट को बेस डेट माने। अर्लीस्ट मतलब जो सबसे पहले लिखी है, नहीं, जो पूरे ईयर में सबसे पहले आएगी। अब जैसे जुलाई अगस्त सितंबर में से पहले कौन सा आएगा, जुलाई, तो उसको हम कह रहे हैं अर्लीस्ट डेट। अर्लीस्ट डेट हमने बनाई बेस डेट, वो हो गई 3 जुलाई। अब हमें क्या काम करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज, एग्जैक्ट डेज फ्रॉम बेस डेट। तो सबसे पहले 3 जुलाई से लेकर 3 जुलाई तक 0 डेज। तो जो भी आपकी बेस डेट होगी ना, वहाँ तो 0 डेज आएंगे। 3 जुलाई से 3 जुलाई 0 डेज। अगली काउंटिंग हमें करनी है 3 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक। ठीक है, बेस डेट से लेकर ड्यू डेट तक की काउंटिंग। तो पहले 3 जुलाई से 3 जुलाई तो 0, अब 3 जुलाई से 2 अगस्त। अब जब हम 3 जुलाई से 2 अगस्त काउंट करेंगे तो ऐसा नहीं करना कि 3 जुलाई भी काउंट कर लें और 2 अगस्त भी काउंट कर लें। हम 3 जुलाई काउंट नहीं करेंगे, 2 अगस्त काउंट करेंगे। इसका मतलब जुलाई में हम कह सकते हैं 28 दिन हो गए, क्योंकि 3 हमें नहीं लेना। जुलाई में टोटल कितने डेज, 31। कैसे पता चलता है 30 है कि 31? ठीक है, ऐसे मैम ने सिखाया था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में ना हर क्वेश्चन में यही काम करना है, इसलिए ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। मई, जून,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो टॉप पे आ रहे हैं 31 डेज, बाकियों में 30, विद द एक्सेप्शन ऑफ फेब्रवरी। फेब्रवरी के क्या क्या केस रहेगा? 28 डेज नॉर्मली, और लीप ईयर में 29 डेज। कैसे पता चलेगा कोई ईयर लीप ईयर है? यस, अगर वो साल 4 से फुल्ली डिविजिबल होता है, जैसे 2024, क्या ये 4 से डिवाइड हो जाएगा? हाँ, रिमाइंडर 0, तो मतलब 2024 इज लीप ईयर। 2022, तो लीप ईयर में फेब में 29, बाकी में 28। तो जुलाई के टोटल 31, हमें काउंटिंग 3 जुलाई से करनी है। तो जुलाई के हो गए 28 दिन और अगस्त के हो गए 2 दिन, तो नंबर ऑफ डेज आ गए 30। अगस्त के 2 दिन, 3 जुलाई से 2 अगस्त, नहीं 3 छोड़ दिया हमने, एक दिन छोड़ना है, दोनों दिन नहीं छोड़ने। 3 जुलाई छोड़ दिया, 2 अगस्त ले लिया, तो अगस्त के कितने दिन हो गए? 2 डेज। अगली काउंटिंग करेंगे हम बेस डेट से, 3 जुलाई से ड्यू डेट तक 11 सितंबर। जुलाई के हो गए 28 डेज, अगस्त के हो गए 31, सितंबर के हो गए 11, कितना हुआ? 70। सबसे पहले हमने कोई भी डेट सेलेक्ट करी, बेस डेट, फिर हमने काउंट किए नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट टू ड्यू डेट। अब प्रोडक्ट किस चीज़ का है? अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज। सबसे पहले तो 0, 500 इंटू 0, उसके बाद 800 इंटू 30, 24,000, उसके बाद 1000 इंटू में 70, 70,000। अब टोटल करेंगे प्रोडक्ट का और अमाउंट का। अमाउंट का 2300, प्रोडक्ट 94। तो हमने क्या किया अभी तक? सारी ड्यू डेट्स गिवन है, अमाउंट्स गिवन है। पहले बेस डेट ली, फिर काउंट किए नंबर ऑफ डेज, फिर प्रोडक्ट किया अमाउंट और डेज का। नाउ सी द फॉर्मूला ऑफ एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट is equals to, so there is a mathematical formula, average due date is equals to base date प्लस माइनस। तो जब फॉर्मूले में प्लस माइनस होता है, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट divided by total of amount। तो हमारी बेस डेट है 3 जुलाई, उसके बाद प्लस माइनस तब आता है जब ये प्रोडक्ट माइनस में आ रहा हो। प्रोडक्ट माइनस में तब आता है जब आप लेटर डेट्स को क्या बनाते हो? बेस डेट। जब आप अर्लियर डेट को बेस डेट बनाओगे कभी माइनस नहीं आएगा, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी माइनस कैसे आता है। 3 जुलाई प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट 94,000 अपॉन में टोटल ऑफ अमाउंट 2300। ये फ्रैक्शन पहले सॉल्व करें। (94) अपॉन में 23, तो आपके ये फ्रैक्शन आ रही है 40.86। इसको हमें राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का रूल लगा के, राउंड ऑफ का रूल क्या है? 5 से छोटा हो तो वही नंबर, 5 से बड़ा हो तो नेक्स्ट नंबर,
और 5 हो तो नेक्स्ट नंबर, 5 और 5 से बड़ा नेक्स्ट नंबर, 5 से छोटा हो तो सेम नंबर। तो 40.86 इज राउंडेड ऑफ टू 41. Now this represents 41 days. So what is this 41? 41 days. So 3rd July plus 41 days is your average due date. देखें 3rd जुलाई में 41 डेज ऐड करो, देखो ज़रा क्या डेट आती है। तो 3rd जुलाई में जब हम ऐड करेंगे तो देखो जुलाई के दिन 28, टोटल हमें चाहिए 41, तो और कितने दिन चाहिए? 13। 13 किसके आएंगे? अगले महीने के अगस्त के, मतलब द एवरेज ड्यू डेट इज़ 13th अगस्त। अगर ये अकाउंट 13 अगस्त को सेटल किया जाएगा तो किसी भी पार्टी को इंटरेस्ट का ना तो फ़ायदा होगा ना ही नुकसान। दोनों पार्टी खुशी खुशी 2300 रुपये की सेटलमेंट किस दिन कर सकती हैं? 13 अगस्त को। चलो चेक करके देखते हैं कि अगर 13 अगस्त को पेमेंट हो तो क्या वाकई में इंटरेस्ट का ना नुकसान हो रहा है ना फ़ायदा। अब 13 अगस्त को सारी पेमेंट आ गई, मतलब 500 भी, 800 भी, 1000 रुपये भी। 500 रुपये कब आने थे? 3rd जुलाई को। आए कब? 13 अगस्त को। तो अगर नॉर्मली हम देखें तो इंटरेस्ट तो बनता हमारा इंटरेस्ट बनता। हमारी पेमेंट आनी थी 5 जुलाई को, और ये कब? 3 है। अच्छा, हमारी पेमेंट आनी थी 3rd जुलाई को और ये आ रही है 13th अगस्त को। तो हमारे से दिल से तो क्या आता? हम तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। चलो देखिए, अगर इंटरेस्ट चार्ज करते तो कितना बनता। 3rd जुलाई की पेमेंट आनी है 500 रुपये, इंटरेस्ट रेट मान लेते हैं 5%। सपोज़ हम इंटरेस्ट चार्ज करते 5% के रेट पर, तो कितने दिन का इंटरेस्ट हम चार्ज करते? 41 डेज़। तो आपने निकाले जुलाई के 28 और अगस्त के 13। तो नॉर्मली तो हम इंटरेस्ट लेते 500 पे 5%, 41 डेज़ का इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 2.8। अगली पेमेंट देखते हैं। अगली पेमेंट हमें मिलनी थी 2 अगस्त को, लेकिन कब मिल रही है? 13 अगस्त को। तो हमारा तो दिल क्या कहता है? इंटरेस्ट चार्ज करो। कितने दिन का? 11 दिन का। तो पेमेंट है 800 रुपये की, 5% का रेट, 11 डेज़, 1.2। तो हमारा दिल तो कहता है 2.8 रुपीज़ भी ले लो, 1.2 भी ले लो। अगली पेमेंट आनी थी 11 सितंबर को, लेकिन कब आ गई? 13 अगस्त को। अब इस केस में पेमेंट करने वाला कहता कि मैं तो इंटरेस्ट काट के पेमेंट करूँगा, तो देखिए वो कितना इंटरेस्ट काटता। 13 अगस्त को पेमेंट आ गई, जबकि ड्यू डेट थी 11 सितंबर। जल्दी पेमेंट मिल गई हमें। अमाउंट हमारा है 1000, 5% का रेट। दिन देखें, अगस्त के 18 और 11, 29 अपॉन में 365। तो ये 3.9 या 4 आना चाहिए, है ना? 3.9, उसको राउंडेड ऑफ करा हमने 4। अब देखो क्या हुआ, 4 रुपये का इंटरेस्ट हमें देना पड़ता, 2.8 का मिलता और 1.2 का मिलता।
₹4 मिलते, ₹4 देने पड़ते, तो 13 अगस्त को क्या हुआ? नो प्रॉफिट नो लॉस इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट। तो सिर्फ ये 13 अगस्त एक ऐसी डेट है, आप इस दिन अकाउंट सेटल कर लो, दोनों पार्टीज़ खुश हैं, किसी को इंटरेस्ट का कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये 2.8 हम रिसीव करते, 1.2 हम रिसीव करते, 4 हमें देना पड़ता। पेमेंट लेट आ रही है, हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे, जल्दी आ रही है, हमें देना पड़ेगा। तो क्या ये बात सही है? जो एवरेज ड्यू डेट होगी उस दिन इंटरेस्ट का कोई नुकसान नहीं। फिर हमने कहा सेलेक्ट एनी बेस डेट, अभी तो हमने 3 जुलाई ली थी ना, सेम क्वेश्चन करते हैं अब, और बेस डेट होगी 2 अगस्त। देखते हैं क्या आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। सेम क्वेश्चन डिफरेंट बेस डेट। इस बार हम बेस डेट लेंगे 2 अगस्त। अब हमारा जो सबसे पहले नंबर ऑफ डेज हम काउंट करेंगे वो कैसे होंगे? बेस डेट से ड्यू डेट, मतलब 2 अगस्त से वापस जाना पड़ेगा 3 जुलाई। अब हम पीछे जा रहे हैं ना, आगे नहीं जा रहे। अब काउंटिंग कैसे हो रही है? 2 अगस्त से स्टार्ट करके 3 जुलाई पीछे जाना है। जब पीछे जाना है तो ये डेज कैसे आ जाएंगे? नेगेटिव में। तो काउंट करें 2 अगस्त से 3 जुलाई। काउंट तो आपने भी करे ही थे वैसे। 29 डेज जुलाई के और 2 दिन अगस्त के। ओह अच्छा ठीक है, 28। कितनी खुशी होती है गलती निकालने में, बहुत बढ़िया। 28 डेज जुलाई के और 2 दिन अगस्त के, तो ये टोटल हो गए हमारे 30 डेज। पर क्योंकि अब हम पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड काउंटिंग है, तो ये आ गया आपका ब्रैकेट माइनस का साइन। तो जब भी आप कोई भी लेटर डेट लोगे ना, बेस डेट, तो कुछ ना कुछ माइनस में ज़रूर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव में आ गया 30, फिर 2 अगस्त से 2 अगस्त 0, फिर 2 अगस्त से 11 सितंबर, अगस्त के 29, सितंबर के 11, 40। अब हम देखें प्रोडक्ट 15,000 माइनस 0, 40,000। फिर उसके बाद टोटल ऑफ प्रोडक्ट, अब जब टोटल करोगे तो 25,000 प्लस में आएगा, ठीक है। अगर यही माइनस में आ रहा होता तो हमारे फॉर्मूले में क्या लग जाता? माइनस। बेस डेट 2 अगस्त, यहाँ तक कैलकुलेशन हो गई सबकी। अब देखो एवरेज ड्यू डेट। बेस डेट 2 अगस्त प्लस 25,000 अपॉन 2300। फ्रैक्शन सॉल्व किया 10.8, 10.8 राउंडेड ऑफ टू 11 डेज। 2 अगस्त प्लस 11 डेज, एवरेज ड्यू डेट 13 अगस्त। तो क्या फॉर्मूला बनाने वाले ने सही कहा? आप किसी भी डेट को क्या ले सकते हैं? बेस डेट।
और इसकी मैंने जब R&D करी इस फॉर्मूले की, तो एक कमाल की बात सामने आई। आप ड्यू डेट छोड़िए, आप साल की किसी भी डेट को ले लीजिए, बेस डेट, और आप हैरान हो जाओगे आप कहाँ पहुँचोगे, एवरेज ड्यू डेट पर। लेकिन ये काम पेपर में नहीं करना। पेपर में बेस डेट कौन सी लेनी है, ड्यू डेट में से। लेकिन घर जाके आज ये काम करके देखना, पूरे साल में से किसी भी दिन को ले लेना तुम बेस डेट, फिर सॉल्व करना। कमाल की बात है, एवरेज ड्यू डेट फिर भी कितनी आएगी, 13 अगस्त। तो ये फॉर्मूले बनाने वाले की इंटेलिजेंस है कि क्या कमाल का तरीका उसने बना के दिया। तो बस ये इतना सा हमारा कॉन्सेप्ट है एवरेज ड्यू डेट का। तो क्या करना है, हर जगह बेस डेट, फिर नंबर ऑफ डेज, फिर प्रोडक्ट। एंड व्हाट इज एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। तो कुछ कुछ समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। ICAI को लगा यार ये तो बहुत आसान चैप्टर हो गया, कुछ करना ही नहीं बच्चों को, तो कुछ तो बच्चों को काम नहीं करने को। तो इन्होंने 42 में पता है क्या किया, आपको ना डेट ऑफ बिल दे रखी है और ड्यूरेशन ऑफ बिल दे रखा है। तो क्या डेट ऑफ बिल ही हमारी ड्यू डेट भी होगी, नहीं। डेट ऑफ बिल तो क्या हुआ, बिल को ड्रॉ करने वाली डेट, और ड्यू डेट का मतलब डेट ऑफ फाइनल पेमेंट। तो मतलब सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, ड्यू डेट। पहले तो हम ड्यू डेट निकालेंगे और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, एवरेज ड्यू डेट। तो क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा मुश्किल बनाना है तो क्वेश्चन में आपको बिल की ड्राइंग की डेट देंगे और बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइम पीरियड देंगे। ये बिल 3 महीने के लिए ड्रॉ हुआ, 60 दिन के लिए ड्रॉ हुआ। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ड्यू डेट, फिर उन सब ड्यू डेट्स के लिए क्या निकालेंगे, एवरेज ड्यू डेट। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे 4 कॉलम की जगह 6 कॉलम बनेंगे। तो पहले हम हमारी स्टेटमेंट बनाते हैं 6 कॉलम्स के साथ। Statement showing calculation of average due date, और फॉर्मेट ये होता है, आप हेडिंग दोगे स्टेटमेंट की, उसके बाद अगले लाइन में यहाँ पर आप ब्रैकेट डालोगे और यहीं पर आपको लिखना है बेस डेट। बेस डेट हमारी बिल्कुल टॉप पर मेंशन होगी स्टेटमेंट के नाम में ही। तो पहले हम लोग सारी ड्यू डेट्स निकालेंगे, उसके बाद पता चलेगा बेस डेट क्या है। हम बना रहे हैं 6 कॉलम्स, सिर्फ नंबर ऑफ डेज थोड़ा सा बड़ा चाहिए, बाकी सब इतना स्पेस नहीं चाहिए। Date of bill, term of bill, then due date। कोई भी कॉलम आप पहले बना सकते हो, बाद में बना सकते हो, कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। then number of days,
तो वैसे तो ये नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट होता है, लेकिन पूरा नहीं लिखना, सिर्फ क्या लिख देना, नंबर ऑफ डेज। उसके बाद अमाउंट एंड प्रोडक्ट। किसी भी सीक्वेंस में आप कॉलम बना सकते हो, कुछ भी चेंज आप कर सकते हो, पहले अमाउंट लिख दिया बाद में प्रोडक्ट लिख दिया, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। डेट ऑफ बिल, सबसे पहले 10 अगस्त 21 बिल ड्रॉ हुआ 3 मंथ्स के लिए। अब बिल की ड्यू डेट कैसे आती है, 3 मंथ्स, 10 अगस्त को ड्रॉ हो रहा है, तो 10 अगस्त से 10 सितंबर 1 मंथ, फिर 10 अक्टूबर तक 2 महीने, 10 नवंबर तक 3 महीने। उसके बाद ऐड करेंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस, जो हमारे सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा ऐड होगा। तो बिल ड्रॉ हुआ 10 अगस्त को, तो 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर प्लस 3 दिन, 13 नवंबर इज़ द ड्यू डेट। ईयर ज़रूर लिखना है साथ में, क्योंकि यहाँ लीप ईयर का रेलेवेंस रहेगा इसलिए। 10 अगस्त के बाद अगला बिल 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर 60 डेज। अब देखो, जो बिल डेज के लिए ड्रॉ हुआ ये है पाप कर्मों का फल, जो मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ वो है अच्छे कर्मों का फल। अब डेज के केस में ना एग्जैक्ट काउंटिंग करनी होगी 60 दिन, और जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ उस दिन को काउंट नहीं करना। 22 को बिल ड्रॉ हुआ तो सबसे पहले तो अक्टूबर के दिन देखें, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। फिंगर पे कर लो वो बेटर है, गलती करी तो फिर देखना, अगर इस चैप्टर में ये गलती करी तो तुम्हें कुछ भी लगे गड़बड़ हो सकती है, फिंगर पे कर लो। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, अक्टूबर के 9 दिन। अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के 30, हमें 60 तक जाना है। नवंबर के बाद दिसंबर, कितने दिन और लूँ, 21, टोटल 60 दिन चाहिए और प्लस चाहिए होंगे 3 डेज ऑफ ग्रेस। इसका मतलब 24 दिसंबर 21, 24 दिसंबर, यही वो दिन है 24 दिसंबर, ठीक है, जिस दिन आपका अकाउंट्स का पेपर है। बस वो 24 दिसंबर 21 नहीं है, वो 24 दिसंबर 23 है। 60 दिन कैसे काउंट किए, अक्टूबर के 9, नवंबर के 30, फिर बचे हुए दिसंबर के 21 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो ड्यू डेट कौन सी आई, 24 दिसंबर। अगला बिल, फिर अच्छे कर्मों का फल, 4 दिसंबर, 2 मंथ्स। 4 दिसंबर से 4 जनवरी 1 मंथ, 4 फरवरी 2 मंथ्स प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 7 फेब, 7 फेब 22। अगला बिल पाप कर्मों का फल, 14 जैन 22 बिल ड्रॉ हुआ 60 डेज के लिए। फोर्टीन जैन को ड्रॉ हो रहा है, तो सबसे पहले तो जनवरी के दिन कैलसी 7 रखो, 31 माइनस 14, 17, 17 दिन जनवरी के, फेब के,
अब फेब के वैसे भी 28 आ रहा है और क्वेश्चन ने लास्ट में लिखा भी हुआ है अज्यूम फेब्रवरी हैज़ 28 डेज। तो फेब के हो गए हमारे 28 दिन और कितने चाहिए 15, यहाँ तक हो गए 60 दिन प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो ये डेट आ गई 18 मार्च। ये जो मैं डेज़ की कैलकुलेशन लिख रही हूँ पेपर में ये लिखना ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। आप लिखना चाहो कैलकुलेशन तो लिखो, नहीं तो सीधा डेट लिखो और सीधा ही डेज़ लिखो। मुझे तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा क्लास के अंदर, पेपर में आपकी मर्ज़ी है। लिख दो वैसे ना तो अच्छा ही है, क्योंकि आपको भी चेक करना इजी रहेगा, लेकिन नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट आपके नहीं होंगे। हाँ जी, हाँ, यस, दिस इज़ एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो वहाँ पर डेट की सीक्वेंस है, वही हमें फॉलो करनी है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट बिल 14 मार्च, फिर अच्छे कर्मों का फल 2 महीने 14 मार्च से 14 अप्रैल, 14 अप्रैल से 14 मई प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 17 मई। तो हमने क्वेश्चन बना लिया, अब हम आंसर बनाएंगे। हमारे पास आ गई हैं सारी की सारी ड्यू डेट्स। अब चूज़ करते हैं बेस डेट, कौन सी? 7th अप्रैल, 7th फेब ना, जो पहले आएगी 13 नवंबर। आप 13 नवंबर 21 पहले आएगी ना। अगर आपने 7 फेब चूज़ किया तो 7 फेब 22 से आप जाओगे 13 नवंबर 21 पे, बैक डेट जा रहे हो तो फिर क्या आएगा माइनस। इसलिए बेस डेट क्या है 13 नवंबर। 13 नवंबर इज़ आवर बेस डेट। तो 13 नवंबर से 13 नवंबर ये मैं बता देती हूँ, 0 डेज, अगला आप बता दो। 13 नवंबर से 13 नवंबर से 24 दिसंबर। तो काउंटिंग हो रही है 13 नवंबर से 24 दिसंबर। तो नवंबर के कितने लिए 17 दिन और दिसंबर के हो गए 24, तो आपके डेज आ गए 41। फिर अगली काउंटिंग करनी है 13 नवंबर से 7 फरवरी काउंटिंग हम कर रहे हैं। तो नवंबर के हो गए 17, दिसंबर के हो गए 31, जनवरी के हो गए 31 और फेब के हो गए 7, 86। बेस डेट से लेकर ड्यू डेट तक 13 नवंबर से लेकर 7 फेब, 13 नवंबर से 7 फेब, नवंबर के 17, दिसंबर के 31, जनवरी के 31, फेब के 7। अगली काउंटिंग 13 नवंबर से 18 मार्च, 125, यस। नवंबर के 17, दिसंबर के 31, जैन के 31, फेब के 28 और मार्च के 18। तो ये दिन आपके आए 125। लास्ट काउंटिंग 13 से लेकर 17 में 185, नवंबर के 17,
दिसंबर के 31, जैन के 31, फेब के 28, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 17 दिन, 185। जैसे ही डेज गलत हुए, एवरेज ड्यू डेट गलत हो गई, तो क्वेश्चन को ध्यान से करना। जल्दी जल्दी करने में 1-2 दिन की भी गड़बड़ हो गई तो फिर फालतू में एवरेज ड्यू डेट हमारी गलत हो जाएगी। अब हमारे डेज आ गए, अब अमाउंट और प्रोडक्ट। अब हमें करना है अमाउंट इनटू में प्रोडक्ट, अमाउंट इनटू में नंबर ऑफ डेज। देखो अमाउंट का टोटल तो मैंने बता दिया, बस प्रोडक्ट का आप बता दो। 13,54,000, 13,54,000 हमारा टोटल। किसी ने निकाली एवरेज ड्यू डेट? कितना? 20 जनवरी। यस, 20th जनवरी इज द एवरेज ड्यू डेट। आपकी फ्रैक्शन आ रही है 67.7, राउंडेड ऑफ टू 68 डेज। 13 नवंबर में अब ऐड करने हैं 68 डेज, तो 68 का मतलब 13 नवंबर में ऐड करेंगे नवंबर के 17 दिन, दिसंबर के 31 और जनवरी के 20 दिन। तो 13 नवंबर में 68 डेज़ ऐड करने हैं, नवंबर के 17, दिसंबर के 31, जनवरी के 20। इसका मतलब एवरेज ड्यू डेट इज़ 20th जनवरी। ये ऐसे लिखना नहीं है 17, 31, 20, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है। आप लिखोगे 13 नवंबर प्लस 68 डेज इज इक्वल्स टू 20th जनवरी। तो 20th जनवरी इज़ दी एवरेज ड्यू डेट। आसान चल रहा है, कुछ मुश्किल नहीं। क्वेश्चन कंफर्म्ड है एवरेज ड्यू डेट से, कंफर्म्ड, वो आएगा ही आएगा 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है। क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में आता है, आपके अटेम्प्ट में भी डेफिनेटली आएगा 5 नंबर का। तो 5 नंबर तो अपने ये तो पक्के हैं, ये तो कहीं नहीं जाने वाले। 5 नंबर एवरेज ड्यू डेट। अब एक क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 43, चॉकलेट क्वेश्चन। क्या हो गया? किस बात की खुशी है? क्या सबको लग रहा है इसमें तो हम ही चॉकलेट लेकर आएंगे? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 43 आराम से करें, ध्यान से करें, जल्दी नहीं।
कितने कॉलम बनाओगे? 4 के 6 कॉलम्स। जहाँ भी ड्यू डेट निकालनी होगी ना वहाँ पे 6 कॉलम्स। और एवरेज ड्यू डेट वाले चैप्टर में ना कोई स्टेप मार्किंग नहीं है, तो या तो फुल 5 है या तो 0 है। यहाँ कोई स्टेप मार्किंग नहीं है कि आपने टेबल बना दिया थैंक यू सो मच 3 नंबर, ऐसा नहीं है। एवरेज ड्यू डेट निकली तो 5 मार्क्स, नहीं निकली तो फिर 0, इसलिए इसको पूरा ही करेक्ट करना है। डन, आ जाओ। क्यों? तुमने स्टेज को आई लव यू नहीं बोला ना, है ना, इसीलिए डर लग रहा है। अभी बोलो आई लव यू और आ जाओ। आ जाओ आ जाओ, क्या ही होगा ऐसा, ये सब ऐसे दिखते हैं डरावने, हैं नहीं। कुछ नहीं होगा, आ जाओ। हाँ बस थोड़ी सी हिम्मत और चाहिए, आ जाओ। जो एवरेज ड्यू डेट है वो सही नहीं निकली है तो किसी और को चांस मिलेगा, आ जाओ। धीरे धीरे कीजिए, जल्दी मत कीजिए, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, इसलिए धीरे धीरे क्वेश्चन करें। अफसोस अभी नहीं आई हमारे पास करेक्ट एवरेज ड्यू डेट, आ जाओ। यस वी हैव करेक्ट एवरेज ड्यू डेट नाउ। और आप करोगे यहाँ पेपर प्रेजेंटेशन में।
Yes, average due date is 8th June. हाँ जी, देखिए आंसर इज़ करेक्ट 8th जून. एंड व्हाट अबाउट पेपर प्रेजेंटेशन? कोई मिस्टेक? पेपर प्रेजेंटेशन इज़ ऑल्सो कंप्लीट. वेरी गुड. पार्थ के लिए क्लैपिंग. और पार्थ आपकी चॉकलेट. वेरी गुड, कीप इट अप. तो इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? यस, यूजेंस ऑफ बिल की जगह अगर आप टर्म लिख देंगे दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. सेम है दोनों का मतलब. और कोई डाउट? नो डाउट. अब ये बताओ, मान लो किसी बिल की ड्यू डेट आ जाती है 15 अगस्त, या फिर ड्यू डेट आ जाती है 26 जनवरी. तो फिर तो देखो 15 अगस्त को तो बिल के अगेंस्ट पेमेंट नहीं हो सकती. तो अगर 15 अगस्त डेट है तो आप उसको ड्यू डेट क्या बनाओगे? 14 अगस्त. एक दिन आपको पहले आना है. पेमेंट पहले होगी क्योंकि आपको पहले से पता था 15 अगस्त क्या है, हॉलीडे. 26 जनवरी फिर हॉलीडे. अगर 26 की ड्यू डेट आ रही है तो ड्यू डेट क्या बनाओगे? 25 जनवरी. अच्छा, अगर 17 मई की ड्यू डेट आ रही है तो 17 मई बनाएंगे, है ना. 19 अक्टूबर आ रही है, 19 अक्टूबर बनाएंगे. मान लो 19 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर जी निकल लिए, ठीक है. और इस खुशी में और इस गम में पूरे देश में जो है दुखी माहौल है और हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई है कि 19 अक्टूबर इज़ हॉलीडे. तो फिर अब बिल कैसे पे होगा? 20 अक्टूबर के 18 अक्टूबर. 20 के 18. 20, क्योंकि अगर आपको लग रहा है 18 तो बिल छोड़िए, अगली मुलाकात आपकी जेल में होगी. क्योंकि आपको पहले से कैसे पता था कि 19 को वो जाने वाले हैं? तो मतलब अगर आपको हॉलीडे के बारे में पहले से पता है तो कब मैच्योर करवाएंगे बिल को? प्रीसीडिंग डे. प्रीसीडिंग मतलब जो पहले आएगा. और अगर अचानक से हॉलीडे हो गई, आपको नहीं पता था, तो फिर बिल को मैच्योर करवाएंगे हम नेक्स्ट डे. तो इस क्वेश्चन के बाद पहले नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा हॉलीडेज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज. क्या सिनेरियो रहेगा हॉलीडेज के केस में? सिंपल सी बात है, या तो पब्लिक हॉलीडे है या फिर सडन हॉलीडे.
सडन हॉलीडे तो अचानक से ऐसे ही किसी माहौल पर होगा। पब्लिक हॉलीडेज़ कौन कौन से होते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, yes. Any other public holiday? Christmas? No. Christmas is not a public holiday. और 14 नवंबर? नहीं, है ना? 5 सितंबर? नहीं। दिवाली? नहीं, क्योंकि डेट्स ही फिक्स नहीं है ना। जहाँ डेट्स ही फिक्स नहीं है वहाँ तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, हम तो परमानेंट डेट्स को देख सकते हैं। 14 फेब, हाँ। ये आप लोग ऐसा करना, सजेशन डाल देना पार्लियामेंट में कि अब जब पार्लियामेंट का सेशन ओपन हो तो पहले डिस्कशन इसी मुद्दे पर हो कि 14 फेब को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए या नहीं, क्योंकि हमें बहुत जगह जाना होता है और MKG वाले पढ़ने के लिए बुला लेते हैं, तो फिर हम लोग कैसे जाएं, है ना। अच्छा, और कोई डेट? अब देखिए, दिल पे पत्थर रख के सुनिए, संडे इज ऑल्सो अ पब्लिक हॉलीडे एक्सेप्शन CA स्टूडेंट्स, ठीक है। अदरवाइज संडे इज़ अ पब्लिक हॉलीडे। अगर कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन होता है कि दिस डे इज़ संडे, तो संडे के केस में भी आप लोग बिल को कब ड्यू करवाओगे? प्रीवियस डे। तो पब्लिक हॉलीडे के केस में बिल ऑफ एक्सचेंज विल बिकम ड्यू। ये पार्ट ट्रू और फॉल्स में भी बहुत पॉपुलर है। बिल ऑफ एक्सचेंज विल बिकम ड्यू ऑन प्रीसीडिंग वर्किंग डे। प्रीसीडिंग मतलब जो दिन उससे पहले आएगा, प्रीसीडिंग वर्किंग डे। और सडन हॉलीडे के केस में सक्सीडिंग वर्किंग डे। यही शब्द आप मेंशन करेंगे अगर ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आता है। हाँ जी, ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। 1 अक्टूबर ड्यू डेट आ रही थी। 1 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर जी डैश 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 डैश, ठीक है। अब 1 अक्टूबर को पेमेंट नहीं हो सकती तो कब होगी? 2 को, लेकिन 2 को हॉलीडे है, तो अब 3 को। 3 तो मेरा बर्थडे है, 3 अक्टूबर को जो है, वेरी गुड, हाँ पार्टी, बहुत बढ़िया। तो 3 अक्टूबर को फिर पेमेंट होगी, क्योंकि हम पहले तो जा नहीं सकते, आगे आगे आएंगे। अच्छा, ऐसे बताओ, अगर 15 अगस्त को तो हॉलीडे है ही, 14 को संडे है, 13, देखो फिर आपको पहले आना है, क्योंकि आपको पता है ना, जहाँ पता नहीं है वहाँ आगे आगे जाएंगे, जहाँ पता है वहाँ पहले। 15 की हॉलीडे है तो 14 की पेमेंट, 14 को संडे है तो फिर 13 को। अच्छा, 13 को 4th सैटरडे, बैंक ही बंद है आपका। 12, बेचारी बेकार किस्मत, 3 डेज ऑफ ग्रेस मिले ही नहीं। पेमेंट कब होगी? 12 को ही होगी। अच्छा, आपको ये पता है ग्रेस डेज 3 क्यों होते हैं? 4 क्यों नहीं होते? 2 क्यों नहीं? क्योंकि 3 को मेरा बर्थडे है इसलिए। ग्रेस डेज 3 क्यों होते हैं? ग्रेस डेज 3 होने के पीछे भी एक लॉजिक है। ये नंबर ऐसे ही नहीं लिया हमने 3 डेज। देखो, जो आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं वो कवर्ड हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंडर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज आते हैं और चेक्स आते हैं, और वो एक्ट कहता है कि जब भी इनके अगेंस्ट पेमेंट होगी हमेशा ग्रेस डेज मिलेंगे। वो कितने होंगे? 3। उसका कारण ये है कि हम बाय डिफ़ॉल्ट ये मान के चलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू ही होगी, कैश पेमेंट नहीं होगी, ये हम मान के चलते हैं। जो पर्सन ड्रॉर जब पेमेंट करेगा तो वो कैसे करेगा? थ्रू बैंक। बाई चांस ऐसा हो सकता है जिस दिन
पेमेंट की डेट थी, उस दिन बैंक बंद हो। मान लो आपकी पेमेंट की डेट आई 7 जुलाई विदाउट एडिंग एनी ग्रेस डेज। 7 को आपको पेमेंट करनी है, लेकिन 7 को बैंक की हॉलीडे है, तो हम ये मानते हैं कि कैश पेमेंट नहीं होगी, आप बैंक से ही करोगे। तो फिर आप 7 को पेमेंट नहीं कर पा रहे, आप पेमेंट करोगे 8 को। 8 को भी हॉलीडे है। फिर आप पेमेंट करोगे 9th को, 9th को भी हॉलीडे है। फिर आप पेमेंट करोगे 10th को, 10th को भी हॉलीडे है। ऐसा नहीं हो सकता। आरबीआई एक्ट, banks in India cannot stay closed for a period of more than 3 days consecutively. इकट्ठे 3 दिन से ज़्यादा बैंक हॉलीडे नहीं हो सकती। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 4th डे भी बैंक बंद है, इसलिए ग्रेस डेज रिक्वायर्ड कितने हैं? जस्ट 3, क्योंकि मैक्सिमम बैंक हॉलीडेज एक साथ कंसेक्यूटिवली कितनी हो सकती हैं? 3। तो अगर 10th को प्राइम मिनिस्टर जी डैश 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 डैश, तब भी बैंक ओपन होंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो इंडिया में आया नहीं है। एक बार आया था लास्ट ईयर, उस साल एज एन एक्सेप्शन 4 हॉलीडेज़ बैंक की हुई थी और 5th डे बैंक ओपन हुआ था। उससे पहले कभी ऐसा सिचुएशन अराइज ही नहीं हुई है। 3 दिन तो बहुत है। 3 दिन के बाद चौथे दिन तो बैंक ओपन होते ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 4 दिन रेगुलर कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट आ रहा है कि बैंक्स को क्लोज़ होना पड़े। इसलिए ग्रेस डेज आपको कितने दिए जाते हैं? 3, कि 4th डे तो फिर आप पेमेंट कर ही दोगे। ठीक है, इसलिए ग्रेस डेज हमारे 3 हैं। तो हम अगर ग्रेस डेज, हाँ जी, वो इसलिए क्योंकि ग्रेस डेज लगा के अब हॉलीडे आ गई। अब आपने 12 अगस्त में 3 दिन ग्रेस के डाले तो डेट आ गई 15। 15 को तो पेमेंट हो ही नहीं सकती। आपको पहले से पता है बैंक क्लोज है, तो आप पेमेंट डिले मत करो ना। फिर आप पेमेंट 14 को करो। आपको लग रहा है 14 को संडे है, तो पेमेंट डिले मत करो, 13 को पेमेंट करो। इसलिए ये लॉ है। ठीक है, तो हॉलीडेज़ वाला सिस्टम क्लियर है हमारा। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 में ये हॉलीडेज़ का खेल खेलेंगे। पेज नंबर, इतने कितने पेज पलट दिए तुमने, या तुमने बुक बंद करके रख दी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 41 पेज 209। 41, चलो चॉकलेट क्वेश्चन आपके लिए। वैसे इसमें 2 काम करने हैं। ये जो ऊपर कुछ कुछ लिखा हुआ है वाई वॉन्ट्स टू पे ऑफ, ये काम मैं करवाऊंगी, आप इसको छोड़ो, इंटरेस्ट रेट को भी छोड़ो, आप सिर्फ क्या निकालो? एवरेज ड्यू डेट। सबसे पहले 41 में हमें एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, उसके बाद कुछ इंटरेस्ट भी निकालना है, बट सबसे पहले एडीडी निकालते हैं। कॉलम हम इसमें 4 ही बनाएंगे, लेकिन हम ड्यू डेट्स को करेक्ट करके लिख देंगे। करेक्ट का मतलब है अगर किसी दिन कोई हॉलीडे होगी तो हम उसको चेंज करके एक दिन पहले या एक दिन बाद में करेक्ट ड्यू डेट हम लिखेंगे।
इस एवरेज ड्यू डेट वाली स्टेटमेंट में ना आप ऐसे टॉप पे मत लिखना इन रुपीज़, क्योंकि फिर इसमें टॉप में लिखने से ना इसमें नंबर ऑफ़ डेज़ भी हम निकाल रहे हैं, डेट्स भी लिखी हुई हैं, इसलिए यहाँ नहीं लिखना, अमाउंट और प्रोडक्टिव कॉलम के साथ लिखना। फेब्रवरी में कुछ नहीं कहा गया और कोई ईयर भी गिवन नहीं है, तो फिर 28 डेज़ ही मानेंगे। तो इस केस में फेब में आप 28 डेज़ ही मानिए। तो ड्यू डेट 10th जैन वाली तो 10th जैन ही रहेगी। 26 आपने कर दी 25th, नहीं अपनी इच्छा से नहीं कर सकते। 26 तो पब्लिक हॉलीडे है ना, तो आपको एक दिन पहले ही आना होगा, तो इसलिए 25th ही होगी ये हमेशा। एटीनथ अगस्त संडे, तो क्या डेट कर दी? 17th अगस्त। अब इस क्वेश्चन में चॉकलेट लेना तो किस्मत की बात है। अब मेन तो सारा काम कर दिया, अब जो निकाल लेगा ड्यू डेट यहाँ आके बाकी चीज़ें फिल कर दे और चॉकलेट उसकी। डन। आ जाओ।
Yes, absolutely correct. Average due date is 20th May. Very good, जानवी, आपकी चॉकलेट. वेरी गुड, कीप इट अप. एक बार क्लैपिंग हो जाए जानवी के लिए. तो देखिए सबने कैलकुलेट कर लिया होगा एवरेज ड्यू डेट. मतलब सबको नंबर ऑफ डेज इजीली कैलकुलेट करने आ रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं हो रही. अब देखो क्वेश्चन नंबर 41 में क्वेश्चन कह रहा है फॉलोइंग अमाउंट्स आर ड्यू टू एक्स बाय वाई. ड्यू टू एक्स बाय वाई मतलब किसने किसको पेमेंट करनी है? y ने पेमेंट करनी है x को. ड्यू टू x मतलब x को मिलेगा, बाय y मतलब y ने देना है. तो इसका मतलब है y ने x को पैसे देने हैं. ड्यू टू x को मिलेगा, बाय y देगा. अब ये y क्या कह रहा है? y वॉन्ट्स टू पे ऑफ, पहले केस में ऑन 18th मार्च, दूसरे केस में ऑन 14th जुलाई. वाई कह रहा है मैं पेमेंट करना चाहता हूँ 18 मार्च को. अब अगर तो 18 मार्च एवरेज ड्यू डेट है तब तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर एवरेज ड्यू डेट नहीं है तब तो इंटरेस्ट लगेगा. दूसरा वाई ने कहा पेमेंट करना चाहता हूँ 14 जुलाई को. अगर ये एवरेज ड्यू डेट है तब इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज इंटरेस्ट लगेगा. और इंटरेस्ट रेट हमें लेना है 8%. तो या तो पेमेंट करने वाला ये कहे कि मैं तो अब पेमेंट करने को तैयार हूँ, तुम निकाल लो एवरेज ड्यू डेट, उस दिन मुझसे पेमेंट ले लो. दूसरा केस है पेमेंट करने वाला कह रहा है मैं तो पेमेंट कब कर सकता हूँ? 18 मार्च को. देखो मैं पूरा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, 8500 मेरे पास पैसा है, मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कब दे सकता हूँ? 18 मार्च को. अब अगर डेट वो ही कह रहा है कि मैं तो 18 मार्च को पेमेंट करूँगा, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम पहले तो निकालते हैं एवरेज ड्यू डेट. वो हमारे केस में क्या आ रही है? 20 मई. अब अगर तुम 18 मार्च को पेमेंट कर रहे हो तो हम इसको कंपेयर करेंगे 20 मई से. 20 मई को एवरेज ड्यू डेट है, लेकिन तुम कब पेमेंट कर रहे हो? 18 मार्च को. तो पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 18 मार्च से लेकर 20 मई तक का. तो हमने जहाँ पे एवरेज ड्यू डेट निकाली, पहले तो ये काम करना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ ADD. उसके बाद आते हैं हम A पार्ट पे. A part, if Y makes payment, if Y makes payment on 18th March, देखते हैं इंटरेस्ट कितना बनेगा. तो हम लेंगे हमारी टोटल पेमेंट. टोटल पेमेंट हमारी आ गई 8500. 8500 पर इंटरेस्ट का रेट 8%. अब टाइम पीरियड 18 मार्च से लेकर 20 मई, 63 डेज़. अब हम मार्च के देखें तो 31 माइनस 18 कितने हुए? ये 18, 13 दिन मार्च के, 30 दिन अप्रैल के, 20 दिन मई के, 63 डेज़. तो अपॉन में 365. देखें इंटरेस्ट हमारा 117.37, तो राउंडेड ऑफ टू 117. अब पेमेंट टू बी मेड बाय वाई.
टोटल अमाउंट 8500 माइनस 117 8383। अब हमारा सारा कंपैरिजन एवरेज ड्यू डेट के साथ होगा। अब हम ऐसे देख रहे हैं कि पेमेंट कब आनी चाहिए थी, 20 मई को, और कब आ रही है, 18 मार्च को। तो पहले आ रही है ना पेमेंट, तो 18 मार्च से 20 मई तक का इंटरेस्ट हमने छोड़ दिया, और वाई को हमने कहा चलो अगर 18 मार्च को पेमेंट कर रहे हो तुम, तो 8383 की पेमेंट तुम कर दो फिर हमें। क्योंकि देखो वाई जब 18 मार्च को पेमेंट कर रहा है, तो वाई की जो ड्यू डेट्स हैं 10 जैन है, 25 जैन है, 23 मार्च भी तो है, वो पेमेंट इसकी पहले कर रहा है, और 17 अगस्त भी है, वो पेमेंट पहले कर रहा है। तो एक तो तरीका है हम चारों के लिए सेपरेटली निकालें कि अगर हमारी 10 जैन वाली पेमेंट 18 मार्च को आ रही है तो कितना इंटरेस्ट, 25 जैन वाली 18 मार्च को आ रही है, तो हमें 4 कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। वो शॉर्टकट हमने लगा दिया कि कैलकुलेशन सीधा किससे कर लेते हैं, एवरेज ड्यू डेट से कर लेते हैं। हम पहले एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं। तुम 20 मई को पेमेंट कर दो तो नो इंटरेस्ट, तुम कह रहे हो 18 को करोगे, तो हम ऐसा मान लेते हैं पेमेंट 20 मई को आनी थी, लेकिन कब आ रही है, 18 मार्च को, तो 63 डेज़ का इंटरेस्ट हमने छोड़ दिया। तो वाई अगर तुम 18 मार्च को पेमेंट करना चाहते हो तो पेमेंट कितनी कर दो, 8383। सेकेंड केस, वाई कह रहा है मैं पेमेंट करूँगा 14 जुलाई को, फिर से हम कंपैरिजन करेंगे एवरेज ड्यू डेट से। एवरेज ड्यू डेट है 20 मई, वाई कह रहा है पेमेंट करूँगा 14 जुलाई को। पहले तो इंटरेस्ट देखते हैं, $8500 पर 8% का रेट, डेज 20 मई से 14 जुलाई, तो मई के हमारे हो गए 11 दिन, जून के हो गए 30 दिन, जुलाई के हो गए 14 दिन, 55 डेज़ का इंटरेस्ट। $102। तो पेमेंट टू बी मेड बाय वाई, अब वाई से 102 रुपये ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे, ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि पेमेंट कब आनी थी, 20 मई को, और आप कब दे रहे हो, 14 जुलाई को। तो आप लेट दे रहे हो ना पेमेंट, तो हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इसका मतलब अब आप पे करोगे 8500 प्लस 102, तो 8602 रुपीज़ हम लेंगे अगर वाई हमें पेमेंट करता है 14 जुलाई को। तो वाई को हमने दोनों दिन का अमाउंट बता दिया। अब वाई तेरी मर्ज़ी है किस दिन पेमेंट तुझे करनी है। अगर तुम 20 मई को करते तो कितनी पेमेंट करते, 8500। अगर 20 मई को करनी है तो 8500 कर दो, 18 मार्च को करनी है तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और 14 जुलाई को करनी है तो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। तो आज आप घर जाके ना, जिनके फादर का बिज़नेस है, आप पापा से पूछना, पापा ऐसा कोई बंदा है जिससे आपको बहुत सारे पैसे लेने हैं अलग अलग डेट पे। मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी डेट, इस दिन आप ले लो
ना तो इंटरेस्ट का फ़ायदा ना तो इंटरेस्ट का नुकसान। पापा कहेंगे अच्छा, फिर पापा चेक कर लो, आप देख लो, आप अगर आप इस दिन पेमेंट लोगे तो फिर पापा चेक करेंगे, पापा कमाल है, बच्चा तो सीए कर रहा है। समझ तो आ गई। तो आजकल एक्चुअली क्या है, आजकल ना ऐप्स हैं जो कैलकुलेट करके देते हैं हमें एवरेज ड्यू डेट। तो ये पूरे ऐप्स बने हुए हैं, आप उसमें डेटा डालिए, वो आपको निकाल के देगा एवरेज ड्यू डेट। पीछे फॉर्मूला यही वाला चल रहा है जो आपने अभी सीख लिया। तो यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट? अब अगला एक क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, एक बार प्लीज रीड कीजिएगा क्वेश्चन। फोर्टी फोर नहीं, 45 करते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा, बिल के साथ है। 45 करते हैं, 45। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। 45 में क्या डिफरेंट है, सेम पर्सन के साथ लेना, बस देखिए उसमें सिर्फ पैसा लेना था। अब यहाँ पर क्या है, सेम पर्सन से लेना भी है, सेम पर्सन को पैसा देना भी है। वही रॉबर्ट इंक्लूड्स 20,000, मतलब डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट 10 एंड क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम, सेम चीज़। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सेम पार्टीज़ के बीच में रिसीवेबल भी हैं और पेएबल भी हैं। सबसे पहले तो इस केस में दो टेबल्स बनेंगी, रिसीवेबल के लिए अलग, पेएबल के लिए अलग। पहले तो ज़रा हम टेबल बनाते हैं दोनों की। हेडिंग अभी सिर्फ बिल्स रिसीवेबल, छोटी सी हेडिंग बिल्स रिसीवेबल। इसके लिए हमारी वही स्टेटमेंट, क्या हमें ड्यू डेट दी है, नहीं, तो 6 कॉलम्स। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा इस केस में, और अगली टेबल भी बनाते हैं बिल्स पेएबल के लिए। दोनों टेबल्स को आधा आधा फिल करेंगे हम। सबसे पहले ड्यू डेट्स निकालेंगे हम, बिल रिसीवेबल्स की भी और बिल्स पेएबल की भी। तो सबसे पहले बिल रिसीवेबल के लिए फर्स्ट जून 3 मंथ्स के लिए है बिल, फर्स्ट जून 3 मंथ्स के लिए तो आसान है, 1 जुलाई 1 अक्टूबर, है ना, 1 जुलाई 1 अगस्त 1 सितंबर, 1 सितंबर में 3 डेज ऐड किए, 4 सितंबर।
5 जून तो 5 जुलाई, 5 अगस्त, 5 सितंबर, 5 सितंबर में 3 डेज़ ऐड किए, 8 सितंबर। नाइन्थ जून से 1 मंथ, 9th जुलाई, और उसमें 3 डेज़ 12th जुलाई। ट्वेल्थ जून 2 मंथ्स, 12 जुलाई, 12 अगस्त, 3 दिन ऐड किए, 15 अगस्त, 15 अगस्त हॉलीडे, 14 अगस्त। बीस जून से 20 जुलाई, 20 अगस्त, 20 सितंबर प्लस 3 डेज़ 23 सितंबर। अब सिर्फ रिसीवेबल वाले में आगे नहीं बढ़ सकते, पहले बिल्स पेबल की ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी। उनतीस में 2 मंथ्स, तो मतलब 29 जून, 29 जुलाई, 29 जुलाई में 3 डेज़ ऑफ ग्रेस, 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त। तो 29 मई को बिल ड्रॉ हुआ तो 29 जून एक महीना, 29 जुलाई दूसरा महीना, 29 जुलाई में 3 दिन, 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त। तो ड्यू डेट हमारी 1 अगस्त। थर्ड जून 3 मंथ्स, 3 जुलाई, 3 अगस्त, 3 सितंबर, 3 सितंबर में 3 डेज़ 6 सितंबर, और ICAI का खेल। तो क्वेश्चन 45 में उन्होंने लिखा 6 सितंबर इज़ डिक्लेयर्ड एज सडन हॉलीडे, तो फिर 7 सितंबर। तो 3 जून से 3 महीने, 3 जुलाई, 3 अगस्त, 3 सितंबर, उसमें 3 डेज़ 6 सितंबर, 6 सितंबर सडन हॉलीडे है, हमें पता ही नहीं था छुट्टी होगी, तो फिर एक डेट आगे जाएंगे 7 सितंबर। लास्ट बिल 9 जून, 1 मंथ, तो 9 जुलाई और 12 जुलाई। अब मैंने आपसे कहा था कि दो सारी डेट्स पहले निकालनी ही पड़ेंगी, उससे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। उसका रीज़न ये है, 2 सेपरेट टेबल्स हैं, मतलब 2 सेपरेट डिटेल्स हैं, एक में जहाँ से पैसा लेना है, एक में जहाँ पैसा देना है। हम दोनों के लिए हमें सेम बेस डेट लेनी है,
बेस डेट अलग अलग नहीं आ सकती, दोनों के लिए बेस डेट एक ही लेंगे। इसके लिए हमें सारी ड्यू डेट्स देखनी पड़ेंगी, बीआर की भी सारी देखनी पड़ेंगी, बीपी की भी सारी देखनी पड़ेंगी, और फिर कौन सी वाली लेंगे हम, अर्लीएस्ट, अगर हमें माइनस के साथ खेलना नहीं है तो यहाँ पर कौन सी आ गई है, 12 जुलाई। तो अर्लीएस्ट डेट इज़ 12 जुलाई, तो हमारी बेस डेट यहाँ पर आ रही है 12 जुलाई। फिर वही खेल खेलेंगे, नंबर ऑफ डेज और प्रोडक्ट, दोनों टेबल्स के लिए सेम बेस डेट के साथ। बारह जुलाई से जाना है 1 जून, नहीं 4 सितंबर, ड्यू डेट 12 जुलाई से 4 सितंबर। तो देखें कितने डेज, 19 दिन जुलाई के, अगस्त के 31, सितंबर के 4, 54। उन्नीस दिन जुलाई के, अगस्त के 31 और सितंबर के 4, 54 डेज़। नेक्स्ट तो 58, 12 जुलाई 0, 14 अगस्त 33, 23 सितंबर 73। देखिए 449, 500 आ रहा है। मैंने सीधा यहाँ पे टोटल ही लिखा है क्योंकि मैंने उसे M+ की हेल्प से निकाल लिया है, लेकिन पेपर में हमें प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, नहीं तो हम सीधा M+ से ही निकाल लेते, लेकिन पेपर में सीधा नहीं निकालना, हर किसी के आगे प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, टेबल कंप्लीट करना पड़ेगा। अब यहाँ तक सबने निकाल लिया। अब हम लोग अभी तक क्या सीख रहे थे, एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल्स टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टोटल ऑफ अमाउंट। अब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट आ गए और 2 अमाउंट आ गए। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला अब है बेस डेट प्लस माइनस डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। तो अब हमारी एवरेज ड्यू डेट ये है बेस डेट,
फिर प्लस या माइनस, हम तो हमेशा प्लस ही निकालेंगे क्योंकि हम बैक डेट पे जा ही नहीं रहे। बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट divided by difference in amount. बेस डेट हमने ली थी 12 जुलाई, डिफरेंस इन प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस इन अमाउंट। $79.5, तो इसको किस पे राउंड ऑफ करोगे? 80 डेज। क्योंकि गलती से भी 79 ले लिया तो फिर एवरेज यूनिट गलत हो जाएगी, फिर वही 5 मार्क्स में से 0 पर आ जाएंगे, इसलिए केयरफुली करना है। अब 12 जुलाई में ऐड करें 80 दिन, यस 30 सितंबर। तो अगर एक ही पार्टी से लेना देना दोनों करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने वही 2 टेबल्स बना लिए और फिर डिफरेंस प्रोडक्ट का देख लिया और अमाउंट का देख लिया। ये भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं। अच्छा चलो ठीक है, फिर आज की मुलाकात समाप्त। होमवर्क क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज का होमवर्क तो ले लो, पेज 215, जनवरी 21 एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन और नवंबर 20 और मई 19, 3 क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, डेज ऑफ ग्रेस सिर्फ बिल में ऐड करने ना या सारी ड्यू डेट में ऐड कर दोगे? सिर्फ बिल में। अगर बिल नहीं है तो फिर 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड नहीं करने, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग।